हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट्स के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं। तो उस पर पार्ट 1 में मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि 105 से लेकर 73rd अमेंडमेंट तक वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में देखते हैं हम 72 से। अब आगे स्टार्ट करते हैं। 72nd जो अमेंडमेंट हुआ है वो आर्टिकल 332 में हुआ है, और 5 दिसंबर 1992 को ये अमेंडमेंट पास हुआ। यह अमेंडमेंट एनफोर्समेंट में आया और प्रोवाइड रिजर्वेशन टू शेड्यूल ट्राइब्स, एसटीज़ जो हैं उन्हें ये इनमें रिजर्वेशन देने की बात हो रही है इन त्रिपुरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। फिर इसके बाद 71st अमेंडमेंट जो है हो रहा है वो एट्थ शेड्यूल में हो रहा है, और ये जो अमेंडमेंट डेट है वो है 31 अगस्त 1992, और इसमें इंक्लूड किया गया है कोंकणी लैंग्वेज को, मणिपुरी लैंग्वेज को और नेपाली एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसको माना गया। और ये अमेंडमेंट किया गया है 8th शेड्यूल में, क्योंकि इसमें लैंग्वेजेस के बारे में बात हो रही है। फिर इसके बाद 17th अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। ये हो रहा है आर्टिकल्स 54 में और आर्टिकल 239AA में, और ये पास हुआ 21 दिसंबर 1991 में। और इसमें इंक्लूड किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मतलब इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, ठीक है। तो इसमें जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरीज जो होगी एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी को एक इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है। ये इंक्लूड किया जा रहा है। फिर इसमें नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं हम 69th अमेंडमेंट जो हो रहा है वो इंसर्ट कर रहा है, इंसर्शन हो रहा है कुछ अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स का। वो है आर्टिकल 239AA एंड आर्टिकल 239AB। ये अमेंडमेंट हुआ 1 फरवरी 1992 को। और इसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो किया जा रहा है टू प्रोवाइड फॉर ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्रोवाइड की जा रही है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और दिल्ली कंटिन्यूज़ टू बी ए यूनियन टेरिटरी। मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी को लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड करने की बात की जा रही है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है, साथ ही साथ, क्योंकि असेंबली के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी ज़रूरत होती है। और उसके बाद दिल्ली कंटिन्यूज़ होगी एज ए यूनियन टेरिटरी की तरह, ऐसा कहा जा रहा है इस अमेंडमेंट के थ्रू, 69th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर 68th अमेंडमेंट किस बारे में बात करता है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 356 के बारे में बात कर रहा है, जो कि इमरजेंसी के बारे में बात करता है, और ये बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। और उसके बारे में जो है 12 मार्च 1991 में ये पास हुआ। और ये आर्टिकल 356 के बारे में अमेंडेड टू परमिट प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स के जो रूल्स हैं वो परमिट करने की बात की जा रही है अप टू 5 years इन द स्टेट ऑफ पंजाब में, ठीक है। फिर 67th अमेंडमेंट जो हो रहा है वो आर्टिकल 356 में हो रहा है ये भी, और 4 अक्टूबर 1990 को ही पास हुआ। और इसमें अमेंडेड किया जा रहा है टू परमिट प्रेसिडेंट्स रूल अप टू 4 years इन द स्टेट ऑफ पंजाब में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अमेंडमेंट 66 अमेंडमेंट हो रहा है शेड्यूल 9 में, और 7 जून 1990 को ये पास हुआ है। और प्लेस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स जो है एंड अमेंडमेंट्स टू दीज एक्ट्स अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल 9th है उसमें अमेंड करके प्लेस लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है उसे अमेंड किया जा रहा है, एंड अमेंडमेंट्स टू दीज एक्ट्स, इन एक्ट्स को अमेंडमेंट करा जा रहा है। फिर 65 अमेंडमेंट जो बात करता है वो आर्टिकल 338 के बारे में बात करता है, ये अमेंडमेंट करता है, और ये 12 मार्च 1992 को हुआ। और इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड एससीज एंड एसटीज formed and its statutory powers specified in the constitution।
एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड एससीज एंड एसटीज़ के बारे में बात हो रही है, और जो फॉर्म्स हो रही है एंड इट्स स्टेट्यूटरी पावर्स के बारे में बात हो रही है स्पेसिफाइड, जो कि स्पेशली किसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो प्रोवाइड करता है। वीपी सिंह के टाइम पे जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पे ये अमेंडमेंट हुआ। फिर 64th अमेंडमेंट एक्ट बात करता है आर्टिकल 356 में अमेंडमेंट करने की, और 16 अप्रैल 1990 को किया गया ये। और इसमें आर्टिकल 356 अमेंडेड टू परमिट प्रेसिडेंट्स रूल अप टू 3 years एंड 6 months इन द स्टेट ऑफ पंजाब में। और ये भी अमेंडमेंट, ये जो प्रोविज़न है ये इमरजेंसी के बारे में बात करता है आर्टिकल 356। और ये जो है अमेंडेड टू परमिट प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बात कर रहा है अप टू 3 years। मतलब जो वो होती है इमरजेंसी पीरियड होता है तो प्रेसिडेंट का ही रूल लागू होता है, तो इसलिए उसको बढ़ा दिया जा रहा है 3 years एंड 6 months इन द स्टेट ऑफ पंजाब में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 63rd अमेंडमेंट बात करता है ये भी 356 आर्टिकल की, और रिमूव कर रहा है आर्टिकल 359A को, और 6 जनवरी 1990 को हुआ इसमें अमेंडमेंट। और इमरजेंसी पावर्स एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब में जो है इमरजेंसी पावर्स एप्लीकेबल होने की बात की जा रही है अकॉर्डिंग इन आर्टिकल 359A के अकॉर्डिंग एज पर अमेंडमेंट 59 रिपील्ड, जैसे कि अमेंडमेंट 59 रिपील करता है। फिर 62 अमेंडमेंट हो रहा है आर्टिकल 334 में, और ये पास हुआ 20 दिसंबर 1989 को। और एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज़ एंड नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज फॉर अनदर 10 years अप टू 2000। रिजर्वेशन एक्सटेंड करने की बात की जा रही है एससीज एंड एसटीज़ की, और नॉमिनेशन करने की बात की जा रही है नॉमिनेटेड किए जाए एंग्लो इंडियन मेंबर्स पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज़ में फॉर अनदर 10 years के लिए। ठीक है, अप टू 2000 में, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हुआ है 1989 को हुआ है, तो ये अमेंडमेंट जब 10 years होंगे तो 2000 तक होगा। फिर इसके बाद मतलब इसका एप्लीकेबल होगा 2000 तक। फिर इसके बाद बात करते हैं हम 61th अमेंडमेंट के बारे में, जो आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट करता है, और ये पास हुआ ये अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट पास हुआ 28 मार्च 1989 को, जो रिड्यूस एज फॉर वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 to 18। मतलब जो वोटिंग राइट्स है या वोट देने की जो पावर दी गई है यंगर्स को, तो वो 18 years कर दी जा रही है। 21 years थी जो कि पहले, अभी इस अमेंडमेंट के बाद 18 years कर दी गई। ठीक है, फिर 16th, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 61st अमेंडमेंट, क्योंकि हमें इसमें पता चलता है हम वोटर्स जो हैं 18 years ओल्ड पर किस लिए बने या कब से बने। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो कि 21st थी और अब 18 years हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 16th अमेंडमेंट आर्टिकल जो कर रहा है 276 में अमेंडमेंट हो रहा है 20 दिसंबर 1988 को पास हुआ है। प्रोफेशन जो टैक्स इंक्रीज फ्रॉम ए मिनिमम ऑफ रेट्स 250 टू ए मैक्सिमम ऑफ रेट्स 2500। ठीक है, जो कि प्रोफेशन जो टैक्स इंक्रीज़ करता है फ्रॉम ए मिनिमम होंगे 250 रुपीज़ और मैक्सिमम होंगे 2500 रुपीज़। फिर इसके बाद 59 अमेंडमेंट एक्ट बात करता है 356 आर्टिकल को अमेंड करने की, इंसर्ट करता है आर्टिकल 359A को, और 30 मार्च 1988 में अमेंडमेंट हुआ। और इसमें अमेंडमेंट ये हुआ आर्टिकल 356 अमेंडेड टू परमिट प्रेसिडेंट्स रूल अप टू 3 years इन द स्टेट ऑफ पंजाब। आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 359A अमेंडेड टू परमिट इम्पोजिंग इमरजेंसी इन स्टेट ऑफ पंजाब और इन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। इमरजेंसी बढ़ाने की बात की जा रही है इसमें, और ये स्टेट ऑफ पंजाब के लिए है। 58th अमेंडमेंट बात करता है आर्टिकल 349A को अमेंड करने की, और अमेंड पार्ट 22 को अमेंड करने की, और 9 दिसंबर 1987 को ये अमेंडमेंट पास हुआ। और प्रोविज़न टू पब्लिक ऑथेंटिक हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑन डेट एंड प्रोविज़न टू पब्लिश ऑथेंटिक हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ फ्यूचर अमेंडमेंट्स।
इसमें ऑथेंटिक हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, वो करने की, पब्लिश करने की, और साथ के साथ जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उनको भी, फ्यूचर में जो होंगे उनको भी। फिर इसके बाद 57th अमेंडमेंट करता है आर्टिकल 3 टू 32 को अमेंड करता है 21 सितंबर 1987 को, प्रोवाइड रिजर्वेशन टू एस टीज़ इन नागालैंड, जो कि नागालैंड में एस टीज़ को रिजर्वेशन दे रहा है, और मेघालय, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 56 अमेंडमेंट, जो बात करता है, इंसर्शन करता है आर्टिकल 371I को, और इसमें 30 मई 1987 को हुआ ये, और ट्रांजिशन प्रोविज़न टू एनेबल फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ गोवा, ट्रांजिशन प्रोविज़न टू एनेबल फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ गोवा को कर रहा है। इसके बाद ये हुआ राजीव गांधी के पीरियड में ये अमेंडमेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम 55 अमेंडमेंट, इंसर्शन करता है आर्टिकल 371H को, और ये अमेंडमेंट हुआ 20 फरवरी 1987 को। स्पेशल पावर प्रोवाइड की जा रही है टू गवर्नर कंसिक्वेंट टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कंसिक्वेंट करने की स्पेशल पावर टू गवर्नर को, ठीक है, गवर्नर को स्पेशल पावर प्रोवाइड करने की बात हो रही है। 54th अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। 54th अमेंडमेंट बात करता है आर्टिकल 125 को अमेंड करने की और 221 आर्टिकल को अमेंड करने की। साथ ही साथ शेड्यूल सेकंड में भी अमेंडमेंट कर रहा है ये, जो कि हुआ 1 अप्रैल 1986 को। इसमें अमेंडमेंट हो रहा है इंक्रीज द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस एंड टू प्रोवाइड फॉर डिटरमाइनिंग फ्यूचर इंक्रीजेज विदाउट द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब जो इंक्रीज़ की जा रही है सैलरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और अदर जजेस की, और प्रोवाइड की जा रही है डिटरमिनिंग फ्यूचर इंक्रीजेस, मतलब बिना किसी अमेंडमेंट के फ्यूचर में इंक्रीजेस किए जा सकते हैं उनकी सैलरी में विदाउट द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 54th अमेंडमेंट, इसको भी आप वो जो हाई कोर्ट वगैरह के जो प्रोविजंस है, आर्टिकल्स हैं, उनके साथ आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 53rd अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 53rd अमेंडमेंट बात कर रहा है इंसर्ट कर रहा है आर्टिकल 371G को, और जो हुआ 20 फरवरी 1987 को पास हुआ। स्पेशल प्रोविज़न दी जा रहा है इसमें विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम के बारे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 52 अमेंडमेंट कर रहा है आर्टिकल 101 को, 102, 190 आर्टिकल को, 191 को, और इंसर्ट कर रहा है शेड्यूल 10th को। 1 मार्च 1985 को यह अमेंडमेंट हुआ है, और इसमें क्या अमेंडमेंट किए जाए देख लेते हैं। ये एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड किए जा रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट के जो डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स हैं उनके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड असेंबली इन केस ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पार्टी टू अदर, मतलब दल बदल किया जाता है ना वन पार्टी से दूसरी पार्टी में, उसके बारे में बात की जा रही है। पार्लियामेंट में जो डिस्क्वालिफिकेशन करने की बात की जा रही है ऐसे मेंबर्स को जो दल बदल करते रहते हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी से। हाउएवर पार्ट्स ऑफ द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ कीहोटो होलोहन वर्सेस जचिलहू 1992। इस केस में इसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कंट्रवेंशन विद आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अमेंडमेंट कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दल बदल से रिलेटेड है। अगर आप कोई प्रोविज़न जैसे 101, 102 पढ़ेंगे तो उसके साथ आप ये अमेंडमेंट पढ़ सकते हैं। फिर 51st अमेंडमेंट के बारे में बात की जाए तो ये आर्टिकल 330, 332 में अमेंडमेंट करता है 16 जून 1986 को, और ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन एसटीज़ इन नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश इन लोकसभा, सिमिलरली फॉर मेघालय एंड अरुणाचल इन देयर लेजिस्लेटिव असेंबलीज।
फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 50th अमेंडमेंट आर्टिकल 33 में हो रहा है। 33 आर्टिकल में अमेंडमेंट करने की बात कर रहा है और 11 सितंबर 1984 को ये पास हुआ। फिर इसमें टेक्निकल अमेंडमेंट किया जा रहा है टू कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज पर पार्ट 3 एज प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 33 टू कवर सिक्योरिटी पर्सनल प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आर्टिकल 33 जो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता था तो उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब ये प्रॉपर्टी राइट जो है फंडामेंटल राइट ना होकर अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और आर्टिकल 32 जैसे कि आप सभी जानते होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के बारे में बात करता है, लेकिन आर्टिकल 33 बात करता था कवर सिक्योरिटी पर्सनल प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में एंड कम्यूटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब ये जो है आर्टिकल 300 में पहुंचा दिया गया है अमेंडमेंट करके। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 49th अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो यह आर्टिकल 244 में अमेंडमेंट कर रहा है, शेड्यूल 5 में और शेड्यूल 6 में अमेंडमेंट करा जा रहा है 49th अमेंडमेंट से। और 11 सितंबर 1984 को अमेंडमेंट किया गया और रिकॉग्नाइज किया जाए त्रिपुरा एज ए ट्राइबल स्टेट एंड एनेबल द क्रिएशन ऑफ ए त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में ये पास किया गया था अमेंडमेंट। फिर 48th अमेंडमेंट देख लेते हैं जो कि बात करता है आर्टिकल 356 में अमेंडमेंट करने की। 1 अप्रैल 1985 को किया गया। आर्टिकल 356 अमेंडेड टू परमिट प्रेसिडेंट्स रूल अप टू 2 years इन द स्टेट ऑफ पंजाब। प्रेसिडेंट्स रूल की बात कर रहा है पंजाब में 2 साल के लिए। 47th अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 47th अमेंडमेंट बात करता है शेड्यूल 9 में अमेंडमेंट करने की और जो कि 26 अगस्त 1984 को किया गया। प्लेस लैंड रिफॉर्म एक्ट जो हैं उनको अमेंडमेंट करा जा रहा है टू दीज एक्ट्स अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 9 शेड्यूल को भी अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 46 अमेंडमेंट आर्टिकल 269 में अमेंडमेंट कर रहा है और 286 में एंड 366 में अमेंडमेंट करा जा रहा है और साथ ही साथ शेड्यूल 7 में भी अमेंडमेंट कर रहा है। 2 फरवरी 1983 को किया गया ये अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट टू नेगेट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑन स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑन सेल्स टैक्स। ठीक है। फिर इसके बाद 45th अमेंडमेंट कर रहा है आर्टिकल 334 में 25 जनवरी 1980 को किया गया जो ये एक्सटेंड कर रहा है रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs में एंड नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज फॉर अनदर 10 years अप टू 1990। ठीक है। यहाँ पे 45 अमेंडमेंट जो है वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहा है, उसकी रिजर्वेशन की बात कर रहा है, साथ ही साथ 10 years के लिए अपडेट कर रहा है इसको और एक्सटेंड कर रहा है रिजर्वेशन SC STs का भी नॉमिनेशन जो कर रहा है वो एंग्लो इंडियंस का कर रहा है। फिर 44th अमेंडमेंट की बात करता है आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट करने की 22 में 30 में 31 में 31C में 38 आर्टिकल में 71 में 74 77 83 81 103 में 83 और 103 में 105 आर्टिकल में 123 आर्टिकल में 132 आर्टिकल में 133 134 आर्टिकल में 139A में 150 आर्टिकल में 166 आर्टिकल में 172 आर्टिकल में 192 आर्टिकल में और अमेंड कर रहा है साथ ही साथ 194 213 217 225 226 227 239B में फिर 329 में कर रहा है अमेंडमेंट 352 में 356 358। तो टोटल ये अमेंडमेंट कर रहा है कितने सारे आर्टिकल्स ये हैं ये इनको हम काउंट करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। फिर 32 जो हमारे आर्टिकल हैं ये 32 के बाद 33 34 35
35। और फिर उसके बाद ये इंसर्शन की बात की जा रही है 35 आर्टिकल में, तो सिर्फ 44th अमेंडमेंट में अमेंडमेंट ही किया जा रहा है और आर्टिकल इसमें इंसर्ट किए जा रहे हैं 134A, 134A के बाद 361A को इंसर्ट कर रहा है। 2 आर्टिकल इंसर्शन की बात की जाए और रिमूवल किया जा रहा है आर्टिकल 31 को, 257A को एंड 329A को, और अमेंड किया जा रहा है पार्ट 12 को भी, अमेंड किया जा रहा है शेड्यूल 9 को भी। तो 44th अमेंडमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट तो है, साथ के साथ इसमें इतने सारे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं ये हम देख लेते हैं। ये अमेंडमेंट हुआ जो 20th जून, 1 अगस्त एंड 6 सितंबर 1979 में। अब 20th जून 2-3 इसमें डेट इसलिए दे रखी है क्योंकि ये इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रक डाउन कर दिए गए होंगे इसलिए। फिर इसके बाद हम अमेंडमेंट देखते हैं क्या पास किया गया है इसमें। 44th अमेंडमेंट में मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में हुआ था, जो कि पीएम थे, प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर। फिर अमेंडमेंट पास आफ्टर रिवोकेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी इन द कंट्री, मतलब इंटरनल इमरजेंसी के दौरान ये अमेंडमेंट पास किए गए थे रिवोकेशन करने के लिए। प्रोवाइड्स फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए सेफ गार्ड्स दिया गया एंड मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, मतलब जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी उसको अब्यूज़ करने से बचाने के लिए एनुअल सम अमेंडमेंट्स एनेक्टेड इन अमेंडमेंट बिल 42। ये एनुअली अमेंडमेंट किए गए थे 42 अमेंडमेंट बिल के द्वारा, ठीक है, एनेक्ट किया गया था इसमें। फिर इसके बाद हम 43rd अमेंडमेंट देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अमेंडमेंट किए गए आर्टिकल 145, 226, 228 एंड 366 को, और रिमूवल किया गया आर्टिकल्स 31D को, 32A को, 31A को और 144A को भी रिमूव कर दिया गया और 226A को भी रिमूव कर दिया गया, साथ ही साथ 228A को भी रिमूव कर दिया गया। और ये जो अमेंडमेंट पास हुआ 13 अप्रैल 1978 को पास हुआ। फिर इसमें अमेंडमेंट देख लेते हैं क्या किया गया। अमेंडमेंट पास्ड आफ्टर रिवोकेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी मतलब ये है जब देश में इमरजेंसी लागू हुई भी हो इन द कंट्री, कंट्री से मतलब देश में। रिपील्स सम ऑफ द मोर एंटी फ्रीडम अमेंडमेंट्स, मतलब जो एंटी फ्रीडम अमेंडमेंट्स हैं उनको अपना आप ही रिमूव करने की या रिपील करने की पावर दी जा रही है। इसमें अमेंडमेंट्स किया जा रहा है एनेक्टेड थ्रू अमेंडमेंट बिल 42 के द्वारा। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट 42nd अमेंडमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी काफ़ी सारे आर्टिकल जैसे देखे जा रहे हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल अमेंडमेंट किए गए, जैसे आर्टिकल 31, आर्टिकल 31C को, 39 को, 55 को, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 103, आर्टिकल 105, आर्टिकल 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191, 192, 194, 208, 217, 225, 226, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 366, 368 एंड 371F। और इंसर्ट किए जा रहे हैं आर्टिकल 31D, 32A, 39A, 43A, 48A, 131A को, 139A को भी इंसर्ट किया जा रहा है, 144A इंसर्शन हो रहा है और आर्टिकल 226A, 228A एंड 257A को भी इंसर्ट किया जा रहा है। फिर इंसर्ट पार्ट भी इंसर्ट किए गए इसमें 4A को और 14A को अमेंड किया जा रहा है। फिर इसके बाद शेड्यूल 7 को भी इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो अमेंडमेंट है 42nd, 43rd, ये अमेंडमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसे अगर आपको याद रखना है जिससे आप रिकॉल कर पाएँ तो इसे आप शॉर्ट में याद कीजिएगा, इतने सारे अमेंडमेंट एक साथ इसके साथ टेबल बना के, तो आपको ईजिली रिकॉल हो जाएंगे।
फिर 3 जनवरी और 1 फरवरी एंड 1 अप्रैल 1977 को ये अमेंडमेंट पास हुआ। इसमें पास होने की जनवरी, फरवरी और अप्रैल डेट इसलिए दे रखी क्योंकि इसमें स्ट्रक डाउन होने के चांसेस हुए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे अमेंडमेंट को कई बार स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है, या पार्लियामेंट में भी। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या अमेंडमेंट पास हुआ। अमेंडमेंट पास्ड ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी के बारे में। इंटरनल मतलब देश में जो इमरजेंसी जारी होती है उसमें, बाय इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इंटरनल इमरजेंसी हुई थी उसके बारे में हुआ है ये अमेंडमेंट पास। ऑफिस में प्रोवाइड्स फॉर कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं इमरजेंसी के दौरान जो हमारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स होंगे वो कर्टेल हो जाएंगे अपने आप ही। इम्पोजेस फंडामेंटल ड्यूटीज़, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इम्पोज हो जाएंगी। एंड चेंजेस टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय मेकिंग इंडिया ए सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है मेन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, उसमें भी एक तरह से चेंजेस हो जाएंगे, जैसे सोशलिस्ट होने की, सेक्युलर होने की या रिपब्लिक होने की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है वो चेंज हो जाएगी। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्वेश्चन्ड द अमेंडमेंट्स टू आर्टिकल 31C, जो मिनर्वा मिल्स केस है, बहुत फेमस लीडिंग केस है, उसको सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 31C के में। एंड 368 बात करता है अमेंडमेंट के बारे में। एज इट वाज इन कंट्रीवेंशन विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कंट्रीवेंशन करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। कंट्रीवेंशन से मतलब ये है कि उसको बने रहना चाहिए, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर मतलब वायलेट नहीं होना चाहिए या उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ये कहा जा रहा है मिनर्वा मिल्स केस में। और ये बहुत लीडिंग केस है और इम्पोर्टेंट केस है। अब हम बात कर लेते हैं 41st अमेंडमेंट के बारे में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात करता है आर्टिकल 316 को अमेंड करने की, और ये सितंबर 7 और सितंबर 1976 को पास हुआ। और इसमें जो बात हो रही है राइस रिटायरमेंट एज लिमिट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात हो रही है, एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स के बारे में बात हो रही है। ये इम्पॉर्टेंट है अमेंडमेंट, जब आप बात पढ़ेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में या सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, तो उसमें यूपीएससी या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 40th अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये बात करता है आर्टिकल 297 को अमेंड करने की, और साथ ही साथ शेड्यूल 9 को अमेंड कर रहा है ये, और 27 मई 1976 को ये पास हुआ। और इसमें बात की जा रही है enable parliament to make laws with respect to exclusive economic zone and vest the mineral wealth with Union of India, place land reforms and other act के बारे में, and amendments to these act under schedule 9th of the constitution। फिर ये 40th अमेंडमेंट इतना ज़्यादा अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको प्लेस रिफॉर्म एक्ट जो है, प्लेस लैंड रिफॉर्म एक्ट के में ये अमेंडमेंट कर रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 39th अमेंडमेंट के बारे में। ये अमेंड करता है आर्टिकल 71 को, और 329 को इंसर्ट करने की बात कर रहा है आर्टिकल 329A को, और अमेंड करने की बात कर रहा है शेड्यूल 9 को। और 10 अगस्त 1975 को ये पास हुआ। और इसमें क्या अमेंडमेंट किया जा रहा है ये हम देख लेते हैं। अमेंडमेंट डिज़ाइन टू नेगेट द जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वो है जजमेंट है उसको निगेट करने की, इनवैलिडेटिंग करने की, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इलेक्शन टू पार्लियामेंट अमेंडमेंट प्लेस्ड करने की, रेस्ट्रिक्शंस ऑन जुडिशल स्क्रूटनी पर,
of post of Prime Minister. The amendment was introduced and passed in the Lok Sabha on 7th August 1975 को and again introduced and passed in the Rajya Sabha 8th of August 1975 को हुआ ये. As many as 17th state assemblies summoned on statutory 9 August ratified this amendment. The President Fakhruddin Ali Ahmad gave his assent on Sunday 10th August and the civil servants issued gazette notification on Sunday 10th August 1975 as a consequence of this amendment to the Constitution of India. Supreme Court of India scheduled hearing on 11th August 1975 of petition challenging Prime Minister Indira Gandhi's election became infructuous. ये जो है इंदिरा गांधी के मेन जो वो बेस्ड करता है अमेंडमेंट जो बात करता है ये मेन है 39th अमेंडमेंट. अगर आप इसको शॉर्ट में याद ना रखना चाहें तो इंदिरा गांधी के इलेक्शन को जो है चैलेंज किया गया था. लेटर हाउवर आर्टिकल 329A वॉज स्ट्रक डाउन कर दिया गया. आर्टिकल 320A को बाय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण का केस 1976 का केस है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है फॉर बीइंग इन वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो वायलेशन किया गया उसमें. तो ये जो है अमेंडमेंट 39 अमेंडमेंट भी इस लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 38 अमेंडमेंट बात करता है आर्टिकल 123 को अमेंड करने की, 213 को अमेंड करने की, 239B को अमेंड करने की, 352, 356, 359 एंड 360 को अमेंडमेंट करने की. ये 1 अगस्त 1975 को अमेंडमेंट हुआ और इसमें एनहेंसिस द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स टू पास ऑर्डिनेंसेस. इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है 38th अमेंडमेंट को शॉर्ट में अगर आप याद करना चाहें तो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की जो ऑर्डिनेंस पास करने की पावर है उनको एनहेंस करने की बात की जाए. जब आप ऑर्डिनेंस पावर को पढ़ेंगे प्रोविज़न ऑर्डिनेंस पावर का तो तब आप उसके साथ पढ़ सकते हैं. इसे आपको ये पता होना चाहिए. आर्टिकल 123 में जो ऑर्डिनेंस पावर है उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है 38 अमेंडमेंट द्वारा. ये याद कर सकते हैं आप. 37th अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो ये अमेंडमेंट कर रहा है आर्टिकल 239A को और आर्टिकल 240 को और 3 मई 1975 को ये पास हुआ. और इसमें फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन करा जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली का अरुणाचल प्रदेश की. फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 36 अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट कर रहा है आर्टिकल 80, 81 इंसर्ट कर रहा है आर्टिकल 371F को, रिमूवल कर रहा है आर्टिकल 2A को, अमेंड कर रहा है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को और रिमूवल कर रहा है शेड्यूल 10 को. और 26 अप्रैल 1975 को पास हुआ और इसमें फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम एज ए स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन. इसमें फॉर्मेशन हो रहा है स्टेट ऑफ सिक्किम का इंडियन यूनियन में. इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब ये पास हुआ 36 अमेंडमेंट. ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सारे अगर आप अमेंडमेंट याद करेंगे तो उस लिहाज से आप इसे याद रख सकते हैं. 35th अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो अमेंड आर्टिकल्स 80 एंड 81 को इंसर्ट कर रहा है आर्टिकल 2A, इंसर्ट कर रहा है शेड्यूल 10. 1 मार्च 1975 ये पास हुआ. टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिक्किम इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया. टर्म्स एंड कंडीशन की बात हो रही है इनकॉर्पोरेशन करने की सिक्किम को यूनियन ऑफ इंडिया में 35th अमेंडमेंट द्वारा. 34th अमेंडमेंट अमेंड कर रहा है शेड्यूल 9 को. 7 सितंबर 1974 को ये पास हुआ. प्लेस लैंड रिफॉर्म एक्ट्स के बारे में बात कर रहा है ये एंड अमेंडमेंट्स टू दीज एक्ट इन एक्ट को अमेंड कर रहा है अंडर शेड्यूल 9 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के. फिर नेक्स्ट देखते हैं 33rd अमेंडमेंट आर्टिकल्स 101 एंड 190 को हो रहा है और ये 19 मई 1974 को अमेंडमेंट किया जा रहा है. इसमें प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर रेजिग्नेशन बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रहा है पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके रेजिग्नेशन के प्रोविजंस को एंड साथ ही साथ प्रोसीजर्स को भी. एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी
जो मेंबर्स हैं, एंड द प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन बाय हाउस स्पीकर, और साथ ही साथ जो रेजिग्नेशन है वो हाउस स्पीकर को वेरिफिकेशन करने की बात की जा रही है और उसके प्रोसीजर को भी। 32 अमेंडमेंट बात करता है आर्टिकल 371 में अमेंडमेंट करने की। इंसर्शन करा जा रहा है आर्टिकल 371 डी को एंड आर्टिकल 371 ई को, और अमेंडमेंट किया जा रहा है शेड्यूल 7 में, जो कि पास किया गया 1 जुलाई 1974 को। यह प्रोटेक्शन दे रहा है ऑफ रीजनल राइट्स इन तेलंगाना एंड आंध्र रीजन्स ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 31st अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट कर रहा है आर्टिकल 81, 330 एंड 332 में। 17 अक्टूबर 1973 को ये पास हुआ। 31st अमेंडमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ये इंक्रीज़ कर रहा है साइज़ ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 525 से 545 सीट्स का सीट्स इसमें पार्लियामेंट की जो है इंक्रीज़ की जा रही है। इंक्रीज सीट्स गोइंग टू द न्यू स्टेट्स फॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, एंड माइनर एडजस्टमेंट कंसिक्वेंट टू 971 डेलिमिटेशन एक्सरसाइज करने की। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम 30th अमेंडमेंट किया जा रहा है आर्टिकल 133 में। 30th जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा 9 जून 1975 को पास हुआ। ये चेंज कर रहा है द बेसिक फॉर अपील्स इन सुप्रीम कोर्ट। जो बेसिस है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की, उसके बेसिस पर इसमें चेंजेस किया जा रहा है ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केसेस ऑफ सिविल सूट्स फ्रॉम वैल्यू क्राइटेरिया टू वन इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ जो प्रॉपर्टी होगी वो एक तरह का इसमें कहा जाए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा किसी भी केस में, तो इसको इसमें चेंजेस किया जाया है बेसिस ऑफ अपील्स इन सुप्रीम कोर्ट की अपील्स के बेसिस पर। फिर उसके बाद हम 29th अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो शेड्यूल 9 को अमेंड कर रहा है। ये 9 जून 1972 में पास हुआ। प्लेस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के बारे में बात कर रहा है ये, एंड अमेंडमेंट्स टू दीज एक्ट अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 28th अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो ये इंसर्ट कर रहा है आर्टिकल 312 ए को, रिमूवल कर रहा है आर्टिकल 314 को। 29 अगस्त 1972 में ये पास हुआ। rationalized civil service rules to make it uniform across these appointed prior to independence and post independence। मतलब प्रायर टू इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो रेशनलाइज्ड सिविल सर्विसेज थी, जो उसके रूल्स थे, उनको मेक इट यूनिफॉर्म करने की या इजी करने की बात की जा रही है अक्रॉस दीज अपॉइंटमेंट प्रायर इन अपॉइंटमेंट्स के लिहाज से, और जो इंडिपेंडेंस के दौरान भी थी, इससे पहले भी थी और बाद में भी हुई। ठीक है, फिर 27th अमेंडमेंट का ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 28 अमेंडमेंट भी, 27th अमेंडमेंट जो है वो देख लेते हैं। अमेंडमेंट आर्टिकल 239 ए में अमेंडमेंट कर रहा है एंड आर्टिकल 240 में, और इंसर्शन किया जा रहा है आर्टिकल्स 239 बी को और आर्टिकल 371 सी को। फिर 30 दिसंबर 1971 और फिर 15 फरवरी 1972 में ये पास हुआ, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। इसलिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिजोरम इनटू ए यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब भी किसी स्टेट को बनाया जाता है या उसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है तो तब उसमें स्टेट लेजिस्लेचर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं या माने जाते हैं, रीऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, फिर 26 अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो अमेंडमेंट कर रहा है आर्टिकल 366 को, इंसर्शन किया कर रहा है आर्टिकल 363 ए को, रिमूवल किया जा रहा है आर्टिकल्स 291 को और 362 को, और ये हुआ अमेंडमेंट हुआ 28 दिसंबर 1971 को अमेंडमेंट हुआ ये पास। इसमें है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स पेड टू फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन रिपब्लिक। एबोलिशन किया जा रहा है इसमें प्राइवेट पर्स पेड टू फॉर्मर रूलर्स को, जो फॉर्मल रूलर्स थे उनको एबोलिशन करने की बात की जा रही है। प्रिंसली स्टेट्स को विच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन रिपब्लिक, मतलब देश की, जब हमारे देश आज़ाद होने से पहले जो हमारे वो थे प्रिंसली स्टेट्स थे या राजा महाराजाओं के जो स्टेट्स थे, उनको
एबोलिशन करने की बात की जा रही है, ठीक है, उनको ख़त्म करने की बात की जा रही है। वो अब प्रिंसली स्टेट्स नहीं कहलाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होंगे, ऐसा कहा जा रहा है इस अमेंडमेंट से। तो ये भी एक तरह से इंडियन हिस्ट्री को याद करने के तौर पर 26 अमेंडमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 25th अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 31 में अमेंडमेंट करने की बात कर रहा है और इंसर्शन कर रहा है आर्टिकल 31C को, और 8 दिसंबर 1971 में ये पास हुआ। फिर रेस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी राइट्स एंड कंपनसेशन इन केस द स्टेट टेक्स ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी। रेस्ट्रिक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी राइट्स को, कंपनसेशन कर रहा है जो केस द स्टेट टेक्स ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे पुल बनाने के लिए या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेती है तो उसके रूल रेगुलेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, रेस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी राइट्स को, और कंपनसेशन देने की बात कर रही है इन द केस ऑफ स्टेट टेक्स ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, और सही कंपनसेशन दिया जाए ये कहा जा रहा है। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट क्वेस्ड ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31C का जो एक पार्ट था उसको क्वेस्ट कर दिया गया है टू द एक्सटेंड करने पर इट टुक अवे द पावर्स ऑफ जुडिशल रिव्यू की पावर भी इसमें वायलेट हो रही है इस वजह से। दिस वॉज डन इन द लैंडमार्क केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मतलब इसमें जो है कहीं ना कहीं जुडिशल रिव्यू की जो पावर है उसको टेक ओवर करने की या टुक अवे करने की खामियां दिखाई दी, तो इसलिए ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्वमेंट किया। केशवानंद भारती का इसमें लैंडमार्क जजमेंट जो है उसका रिव्यू दिया गया, क्योंकि या रेफरेंस दिया गया क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के को बनाए रखने की बात करता है या वायलेशन ना हो, इसलिए इसमें ये कहा जा रहा है अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में केशवानंद भारती बोल रहा है अमेंडमेंट करना है तो वो ऐसा करना चाहिए जिससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट ना हो। मतलब सोशलिज्म, रिपब्लिक और सोशलिस्ट जो है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है ये वायलेट नहीं होने चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। विच फॉर द फर्स्ट टाइम एन्यूनसिएटेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एन्यूनसिएटेड कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट आर्टिकल्स 13th एंड 368 को अमेंड कर रहा है। ये आर्टिकल 24 और 25 भी इम्पॉर्टेंट है। फिर 5 नवंबर 1971 को ये अमेंडमेंट पास हुआ और इसमें एनेबल करा गया है पार्लियामेंट टू डिल्यूट फंडामेंटल राइट्स को डिल्यूट करने की थ्रू अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स के साथ। मतलब अगर मान लीजिए आर्टिकल जो 13 है वो बात कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर की, जो आर्टिकल 368 वो बात कर रहा है अमेंडमेंट की, लेकिन आर्टिकल 13 बात कर रहा है सेफ गार्ड की तरह है एक तरह से। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट करने की जो पावर है उसके साथ साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होना चाहिए, सेफ गार्ड है एक तरह से ये। और वो जो है आर्टिकल 13 यही बात बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट नहीं होने चाहिए चाहे अमेंडमेंट हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर भी वायलेट नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 23rd अमेंडमेंट को। अमेंडमेंट जो कर रहा है ये आर्टिकल 330 में कर रहा है, आर्टिकल 332 में, आर्टिकल 333 और आर्टिकल 334 में, और 23 जनवरी 1970 को किया जा रहा है ये अमेंडमेंट। और इसमें बात की जाए डिसकंटिन्यूड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, डिसकंटिन्यूड की जा रही रिजर्वेशन सीट्स फॉर द एसटीज़ की नागालैंड में बोथ इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड स्टिपुलेटेड दैट नॉट मोर देन वन एंग्लो इंडियन कुड बी नॉमिनेटेड। और ये कहा जा रहा है कि साथ ही साथ एक से ज़्यादा वन एंग्लो इंडियन जो होंगे वो अपॉइंट नहीं होंगे स्टेट असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। एंग्लो इंडियन कुड बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर टू एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs एंड एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर अनदर 10 ईयर्स के लिए अप टू 1980 तक, ठीक है, 1980 तक के लिए। फिर 22nd अमेंडमेंट बात करता है आर्टिकल 275 को अमेंड करने की और इंसर्शन करता है आर्टिकल 244A को और आर्टिकल 371B को। फिर 25 सितंबर 1969 को ये अमेंडमेंट पास हुआ और इसमें प्रोविज़न टू फॉर्म ऑटोनॉमियस स्टेट्स विद इन द स्टेट ऑफ आसाम, ऑटोनॉमियस स्टेट की बात की जा रही है विद इन द स्टेट ऑफ आसाम के साथ।
फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 21st अमेंडमेंट बात करता है शेड्यूल 8 को अमेंड करने की। 10 अप्रैल 1967 में ये पास हुआ। इंक्लूड सिंधी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो शेड्यूल 8 है वो लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, तो इसमें जो सिंधी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इंक्लूड करने की बात करी जा रही है अमेंडमेंट 21 के द्वारा। फिर 20th अमेंडमेंट बात कर रहा है इंसर्शन करने की आर्टिकल 333A को, और 22 दिसंबर 1966 को ये पास हुआ। इसमें क्या इंसर्शन किया जा रहा है ये हम देख लेते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे ये अमेंडमेंट हुआ। इंडेमनीफाई एंड वैलिडेट जजमेंट्स के बारे में बात की जाए, डिक्री ऑर्डर्स के बारे में, एंड sentences passed by judges, and to validate the appointment, posting, promotion and transfer of judges bearing a few who were not eligible for appointment under Article 233. Amendment needed to overcome the effect of judgment invalidating अपॉइंटमेंट्स ऑफ सर्टेन जजेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो अमेंडमेंट होते हैं हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जो अमेंडमेंट्स होते हैं जजेस के, उनके बारे में बात की जा रही है कि इनवैलिडेट नहीं होना चाहिए अपॉइंटमेंट जजेस का, ठीक है। और साथ ही साथ प्रमोशन और ट्रांसफ़र दोनों ही इनवैलिडेट नहीं होनी चाहिए या वैलिडेट होने चाहिए, ये कहा जा रहा है। जजमेंट और डिग्री जो इंडेमनीफाई की जा रही है, वैलिडेट जजमेंट होना चाहिए जिससे डिग्री ऑर्डर और सेंटेंसेस पास होने चाहिए जजेस के द्वारा, ये कहा जा रहा है अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड। फिर 19th अमेंडमेंट बात करता है आर्टिकल 324 में अमेंडमेंट करने की, और 11 दिसंबर 1966 को पास हुआ। इसमें अबोलिश किया जा रहा है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को एंड इनेबल ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटिशंस बाय रेगुलर हाई कोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। इसमें 18th अमेंडमेंट देख लेते हैं, ये आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट कर रहा है। 27 अगस्त 1966 को पास हुआ ये। टेक्निकल अमेंडमेंट टू इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज इन आर्टिकल 3 एंड हेंस परमिट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है यूनियन टेरिटरीज को। इसमें टेक्निकल अमेंडमेंट किया जा रहा है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में इन आर्टिकल 3, और परमिट की जा रही है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, ठीक है। 17th अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो ये 31A अमेंडमेंट कर रहा है आर्टिकल 31A को अमेंड कर रहा है, साथ ही साथ शेड्यूल 9 को भी। और 20 जून 1964 को ये पास हुआ, और इसमें अमेंड किया जा रहा है टू सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स को एक्विजिशन करने की जो पावर है उसको सिक्योर करने की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है इसकी, एंड प्लेस लैंड एक्विजिशन लॉज को इन शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्लेस लैंड जो एक्विजिशन लॉज हैं उनको भी वैलिडेट या सिक्योर करने की बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 16th अमेंडमेंट को देखते हैं, तो इसमें आर्टिकल 1984 एंड 173 को अमेंड करने की बात की जा रही है, साथ ही साथ शेड्यूल 3 में भी अमेंडमेंट किया जा रहा है, और ये 5 अक्टूबर 1963 को पास हुआ। मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर सीकर्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर टू स्वेयर their allegiance to the Indian Republic and prescribe the various obligatory templates. Make it obligatory for seekers of public officer के बारे में to swear their allegiance to the Indian Republic, मतलब ये है जो ओथ लेंगे, ये स्वेर लेंगे वो इंडियन रिपब्लिक की ही लेंगे, ये कहा जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 15th अमेंडमेंट जो है वो हुआ आर्टिकल 124 में। ये 15th अमेंडमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 16th अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है, और 15th अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो ये अमेंड कर रहा है आर्टिकल 124 को, 128 को, 217 को, 222, 224, 226 में अमेंडमेंट कर रहा है, आर्टिकल 297, 311 एंड 316 में अमेंडमेंट कर रहा है। साथ ही साथ इंसर्शन कर रहा है आर्टिकल 224A का अमेंडमेंट कर रहा है, साथ ही साथ शेड्यूल 7 को भी। 5 अक्टूबर 1963 को पास हुआ ये। रेज रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाया जा रहा है, 60 to 62 की जा रही है। एंड अदर माइनर अमेंडमेंट्स फॉर रेशनलाइजिंग
इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग जजेस, जो इंटरप्रिटेशन करते हैं रूल्स जजेस के द्वारा होते हैं, उसमें भी अमेंडमेंट करा जा रहा है। 15th अमेंडमेंट जो है ये हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिकल 124 है ये हाई कोर्ट के प्रोविज़न से ही रिलेटेड है। फिर इसके बाद 14th अमेंडमेंट देखते हैं। वैसे तो सारे ये हाई कोर्ट के प्रोविज़न से ही रिलेटेड है। ये आर्टिकल 15th जो है आर्टिकल जो 15th अमेंडमेंट में दिए गए हैं। इसके बाद 14th अमेंडमेंट देख लेते हैं। तो अमेंड कर रहा है ये आर्टिकल्स 81 को और 240 को इंसर्ट कर रहा है आर्टिकल 239A। अमेंड किया जाए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 भी। ये 28 दिसंबर 1962 को पास हुआ। इसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ पौंडीचेरी इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है पौंडीचेरी को यूनियन ऑफ इंडिया में, एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एंड गोवा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम 13th अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 170 में अमेंडमेंट कर रहा है, इंसर्शन कर रहा है आर्टिकल 371A में, और ये पास हुआ 1 दिसंबर 1962 में। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड विद स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371A में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड का फॉर्मेशन करा जा रहा है विद स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ अंडर आर्टिकल 371A में। इसको स्पेशल प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 12th अमेंडमेंट जो किया जा रहा है वो अमेंड किया जा रहा है आर्टिकल 240 को, और अमेंड किया जा रहा है साथ ही साथ शेड्यूल 1 को। 20 दिसंबर 1961 को किया गया ये अमेंडमेंट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव एज ए यूनियन टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन किया जा रहा है गोवा, दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी की तरह, कॉन्सिक्वेंट टू एक्विजिशन फ्रॉम पोर्टुगल। कंसिक्वेंशन किया जाए, एक्विजिशन किया जा रहा है कंसिक्वेंट टू, साथ ही साथ एक्विजिशन किया जा रहा है फ्रॉम पोर्टुगल से। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अमेंडमेंट आर्टिकल किया जा रहा है 11th ऑफ अमेंडमेंट के द्वारा अमेंड किया जा रहा है आर्टिकल 66 और 71 को। 19 दिसंबर 1961 को ये अमेंडमेंट पास हुआ। और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ। by electoral college consisting of members of both houses of parliament instead of election by a joint sitting of parliament, indemnify the president and vice president election procedure from challenge on grounds of existence of any vacancies in the electoral college। electoral college से वाइस जो इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट का वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा कंसिस्ट करने की बात की जा रही है, जिसमें बोथ हाउसेज जो होंगे पार्लियामेंट के, जैसे मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन स्टेट ऑफ इलेक्शन बाय ए जॉइंट सिटिंग के द्वारा होगा पार्लियामेंट में। ठीक है, ये कहा जा रहा है जैसे प्रेसिडेंट का होता है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। फिर 10th अमेंडमेंट की बात करें तो ये अमेंडमेंट कर रहा है आर्टिकल 240 में, और शेड्यूल 1 में 11 अगस्त 1961 को अमेंडमेंट पास हुआ। ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली के बारे में इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा है एज ए यूनियन टेरिटरी, कंसिक्वेंट टू एक्विजिशन फ्रॉम पोर्टुगल के बारे में बात हो रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9th अमेंडमेंट हो रहा है। 9th अमेंडमेंट करा जाए शेड्यूल 1 में 28 दिसंबर 1960 को हुआ, जो माइनर एडजस्टमेंट किया जा रहा है टू टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन में, कंसिक्वेंट टू एग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर विलेजेस एक्सेट्रा। मतलब जो बॉर्डर के विलेजेस हैं उनके डिमार्केशन के बारे में जो डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड ये माइनर जैसा एडजस्टमेंट किया जा रहा है टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन में, तो उससे रिलेटेड ये अमेंडमेंट है पाकिस्तान के साथ। इंडिया का जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सेटलमेंट हुआ विद एन एग्रीमेंट। फिर 8th अमेंडमेंट के बारे में बात करें, आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट हो रहा है जो कि 5 जनवरी 1960 को हो रहा है, और एक्सटेंड द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द SCs एंड STs को, और साथ ही साथ एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में टिल 1970 तक। मतलब एक्सटेंशन किया जा रहा है रिजर्वेशन को, जो सीट्स होंगी ना SC ST साथ ही साथ एंग्लो इंडियंस की, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1970 तक के लिए। ठीक है, फिर 7th अमेंडमेंट जो हो रहा है वो इंसर्शन हो रहा है 258A 290A में आर्टिकल, और अमेंडमेंट आर्टिकल्स में इसमें काफ़ी सारे हैं, तो हम इसे स्टार्टिंग से देखें तो
फर्स्ट आर्टिकल 1 में आर्टिकल 3, 49, 80, 81, 82, 131, 153, 158, 168, 170, 171, 216, 217, 220, 222, 224, 230, 231 एंड 232 में। और इंसर्शन जो हो रहा है आर्टिकल 258A में को इंसर्ट किया जा रहा है, आर्टिकल 290A को इंसर्ट किया जा रहा है, 298 को, आर्टिकल 350A को भी इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 350B को भी इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 371 में 1 को भी इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 372A को भी इंसर्ट किया जा रहा है एंड 378A को। और अमेंडमेंट किया जा रहा है पार्ट 8 में और शेड्यूल 1, 2, 4 एंड 7 में अमेंडमेंट किया जा रहा है। ये 1 नवंबर 1956 को पास हुआ और इसमें जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे हुआ ये। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, जो लिंग्विस्टिक लाइंस के बेस पे जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है सीट्स का, उसके बारे में बात हो रही है। उसको एवोल्यूशन ऑफ क्लास ABCD स्टेट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब ABC के नाम से जो वो होता था लिंग्विस्टिक लाइंस के बेस पर या कैटेगरी वाइज जो होता था क्लासिफिकेशन, उसको एबोलिश करने की बात की जा रही है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, इस अमेंडमेंट के द्वारा, अमेंडमेंट 7 जो था। फिर 6 अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। इंसर्शन कर रहा है आर्टिकल 269 को और 286 को, और अमेंडमेंट कर रहा है साथ ही साथ शेड्यूल 7 में भी। 11 सितंबर 1956 को ये पास हुआ। अमेंड द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू रेजिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब अमेंड किया जा रहा है यूनियन लिस्ट को और स्टेट लिस्ट को, उसे किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए, टैक्स को रेज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5th अमेंडमेंट एक्ट। 5th अमेंडमेंट किया जा रहा है आर्टिकल 3 में और 20 दिसंबर 1955 को किया जा रहा है, और ये भी बाउंड्री से रिलेटेड है। empowered the president to prescribe a time limit for a state legislature to convey its views on proposed central laws relating to the formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states, मतलब ऑल्टरेशन करने की जो नेम्स हैं, बाउंड्रीज हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी। ऑल्सो परमिटेड द प्रेजिडेंट टू एक्सटेंड द प्रेस्क्राइब लिमिट, और जो प्रेसिडेंट है उनको स्टेट्स की एग्जिस्टिंग जो वो है एरिया है उसको एक्सटेंड करने की पावर दी जा रही है। प्रेस्क्राइब लिमिट एंड प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड एनी सच बिल फ्रॉम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, और उससे रिलेटेड कोई बिल अगर पार्लियामेंट में आता है तो उसको प्रोहिबिट करने की पावर दी जा रही है अंटिल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड और एक्सटेंडेड पीरियड, जब तक कि वो प्रेस्क्राइब्ड और एक्सटेंडेड पीरियड ना एक्सपायर हो जाए तब तक के लिए। फिर इसके बाद जो एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट, पावर को ये प्रेसिडेंट को ये पावर दी जा रही है प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट फॉर ए स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए टू कन्वे इट्स व्यूज़ ऑन प्रपोज सेंट्रल लॉज, ठीक है, सेंट्रल लॉज से रिलेटेड। 4th अमेंडमेंट हो रहा है आर्टिकल 31, आर्टिकल 35 बैंड किया जा रहा है, 305 को भी, आर्टिकल 305 को भी, और अमेंडमेंट किया जा रहा है शेड्यूल 9 को 4th अमेंडमेंट के द्वारा। 27 अप्रैल 1955 को पास हुआ। इसमें रेस्ट्रिक्शन दिए जा रहे हैं ऑन प्रॉपर्टी राइट्स पर एंड इंक्लूजन ऑफ रिलेटेड बिल्स इन शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम 3rd अमेंडमेंट जो हो रहा है शेड्यूल 7 में हो रहा है, 27 फरवरी 1955 को हुआ, और इसमें जो हो रहा है री एनेक्टेड किया जा रहा है एंट्री 33 को ऑफ द कंकरेंट लिस्ट की जो है इन द 7th शेड्यूल विद रिलेशन टू इंक्लूड ट्रेड एंड कॉमर्स को से रिलेटेड जो प्रोविज़न है इन एंड द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 क्लासेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, फॉर एग्जांपल फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स, कैटल फोडर और इंक्लूडिंग ऑयल केक्स एंड अदर कंसनट्रेट्स, रॉ कॉटन वेदर गिन्ड और अनगिन्ड, चाहे रॉ कॉटन क्या मतलब रॉ कॉटन के बारे में बात हो रही है, एंड कॉटन सीड्स के बारे में, और रॉ जूट के बारे में, ठीक है, कच्चा माल जो होता है वो।
सेकंड अमेंडमेंट बात कर रहा है आर्टिकल 81 में अमेंडमेंट करने की, आर्टिकल 81 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के बारे में। 1 मई 1985 को हुआ जो अमेंडमेंट, रिमूव द अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर ए पार्लियामेंट्री कंसिक्वेंसी बाय अमेंडिंग आर्टिकल 81 सब आर्टिकल 1 क्लॉज बी में रिमूवल करने की बात की जाए अपर पॉपुलेशन लिमिट को, ठीक है, पार्लियामेंट्री कंसिक्वेंसी से। फिर इसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट की बात कर लें तो ये अमेंड कर रहा है आर्टिकल 15, 1985, 87, 174, 176, 341, 342 को 372 एंड आर्टिकल 376 में अमेंडमेंट कर रहा है। और आर्टिकल 31A और 31B को का इंसर्शन कर रहा है और साथ ही साथ इंसर्ट कर रहा है शेड्यूल 9 को। और 18 जून 1951 को ये अमेंडमेंट पास हुआ। और इसमें क्या ऐड किया गया है देख लेते हैं। एडिड स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको ऐड किया जा रहा है। और फॉर द SCs एंड STs टू फुली सिक्योर किए जा रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ऑफ ज़मींदारी एबोलिशन लॉज के अकॉर्डिंग एंड टू प्लेस रीजनल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर रैशनल या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा रहे हैं। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस कॉल्ड शेड्यूल 9 इंट्रोड्यूस की जा रही है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉज दैट आर कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो लॉज हैं उनको उनसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करते हैं, ठीक है, यह हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। उन लॉज को से हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। शेड्यूल 9 इंट्रोड्यूस की जा रहा है इसके लिए। दीज लॉज एनक्रोच अपॉन प्रॉपर्टी राइट्स पर इंक्रोच किया जा रहा है ये राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ पर। तो इस तरह के जो राइट्स हैं इन पर अगर इस तरह का कोई लॉ है जो वो इस हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर रहा है तो उनको रेस्ट्रिक्ट करने की बात की जा रही है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बात यहाँ पर जान लेते हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे बताएं नए टॉपिक पर किस पर मुझे वीडियो बनानी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के बारे में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप इनमें से किसी भी अमेंडमेंट पर जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, वैसे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट है, जैसे 105 अमेंडमेंट अभी रिसेंटली अब करंट अफेयर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये पास हुआ है। तो अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। और इसलिए मैं डिटेल वीडियो वैसे अपने अकॉर्डिंग भी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे मैं उस पर बनाती रहूँगी। इसलिए मेरे चैनल के साथ आप बने रहें क्योंकि आपके जितने भी लॉ एग्ज़ाम्स हैं सब में ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जुडिशरी एग्ज़ाम हो, चाहे APO एग्ज़ाम हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, जैसे बैंक से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उनमें इंटरव्यू वगैरह हो, या आपके एकेडमिक कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड इस तरह के जो ये अमेंडमेंट प्रोविज़न से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्स में ये अमेंडमेंट लिख दें अपने आंसर में तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं और अच्छे नंबर मिलते हैं। और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम है उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और साथ ही साथ जो और इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या कोई से भी हाई कोर्ट में जो लॉ ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू होते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भी आते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या सब्जेक्ट के हिसाब से भी वो पूछ लेते हैं इंटरव्यूवर। तो इसलिए इसे आप ज़रूर इस टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट या मतलब रिकॉल अच्छे से याद करके जाएं, शॉर्ट में ही याद कर लें, आपको इंटरव्यू के टाइम पे रिकॉल हो जाएंगे, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ आपको बेसिक मेजर पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट को किस लिए हुआ और क्या अमेंडमेंट हुआ, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो वो सब पता होना चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊँगी इस पर कि मतलब सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अमेंडमेंट पर, जैसे 105 को लेकर या 104, 101, 93, 46 अमेंडमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के अमेंडमेंट पर। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें और वीडियोस को पूरा देखें, एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो
मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो पाए। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। और नए टॉपिक पर भी आप कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय बाय। थैंक यू।